नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का आपके अपने खास कार्यक्रम आयुर्वेद द सुपर साइंस में। इस कार्यक्रम के दौरान मैं आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों के विषय में समझाता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको आपके आसपास होने वाले वातावरण के कारण होने वाली बीमारियों और आपके आसपास के वातावरण में मौजूद चीज़ों से उसको किस प्रकार से ठीक करना है, इसके विषय में हर कार्यक्रम में अपने आपको अवगत कराने की कोशिश करता हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम हार्ट फेलियर के ऊपर है। हार्ट फेलियर, हृदयघात जिसको बोला जाता है। हार्ट अटैक एक साधारण भाषा का शब्द है जिसमें हम ये देखते हैं कि हार्ट अटैक हुआ, किसको क्या हुआ। आज हम बात करेंगे इस हार्ट अटैक के विषय में, लेकिन उस बात करने से पहले हम जानेंगे कि हार्ट अटैक बीमारी क्या है। हार्ट अटैक बीमारी है एक हमारे हृदय से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित, जिसके अंदर हृदय के कार्य में रुकावट आने के कारण हृदय अपना ब्लड प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पाता पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे अलग अलग अंगों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी के कारण नुकसान होता है। और हार्ट को क्योंकि खुद भी ऑक्सीजन जो मिलती है वो उसी की सप्लाई से मिलती है, जब हार्ट की भी कुछ धमनियाँ उसके में ब्लॉकेज के कारण या किसी रुकावट के कारण अगर ये ऐसी दिक्कत आती है तो हार्ट की मांसपेशियों में भी उसको नुकसान होता है। तो हार्ट की मांसपेशियों में नुकसान होने के बाद हार्ट अपना उतना कार्य करने में समर्थ नहीं रहता, और यही तकलीफ जब हार्ट के वॉल्व के पास हो जाती है तो कई बार उस वॉल्व का डिस्टॉलिक या सिस्टोलिक फंक्शन भी, ऊपर का या नीचे का फंक्शन भी खराब हो जाता है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, चारों का अपना अलग अलग कार्य होता है। उसके मायोकार्डियल फंक्शंस होते हैं जिनके द्वारा वो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। हार्ट में समस्या कई कारणों से आती है, जिसमें आपके ब्लड में लिपिड प्रोफाइल का बढ़ना, जिसके अंदर खान पान का दूषित होना, बहुत अत्यधिक मात्रा में तेल, घी या मसालों जैसी चीज़ों का प्रयोग करना, काफ़ी लंबे समय तक ब्लड प्रेशर की स्थिति का सामना करना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम है या किसी तरह की कोई और समस्या है जिसके कारण से वो किडनी की या प्रॉब्लम है, किसी भी कारण से उनके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा उनका हाई रहता है, तो उस ब्लड प्रेशर के हाई रहने के कारण भी हार्ट की समस्या आती है, क्योंकि हार्ट को लिमिट से ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसकी मांसपेशियों में तनाव भी इसी के कारण से आता है। और भी इसके कई कारण हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वसा युक्त भोजन का प्रयोग करना, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, यानी आपकी दिनचर्या का बहुत ज़्यादा विपरीत, आपके खान पान के विपरीत होना। जैसे आपने बहुत ज़्यादा हैवी खाया लेकिन आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप सो के नहीं उठ रहे हैं, ये भी इसके कुछ मुख्य कारणों में से एक है। इसके विषय में एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि आज पूरे विश्व का अगर हम सर्वे कराएं तो तकरीबन 60 से 70% लोग हार्ट से संबंधित किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। आज हम बात करेंगे इसके विषय में कि आयुर्वेद के द्वारा हम इसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेद के द्वारा हम किस प्रकार इतनी गंभीर बीमारी का इलाज भी आसानी से कर सकते हैं। ये आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, हृदयघात यानी कि हार्ट फेलियर। अगर आप में से कोई लोग इस तरह की समस्या से पीड़ित हैं तो वो इस कार्यक्रम के दौरान मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम, कि किस प्रकार से उसके किस प्रकार आपको पता चले कि कौन से ऐसे सिम्टम हैं जिनके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि हार्ट आपका फेल होने वाला है या उसके अंदर कोई किसी प्रकार की परेशानी है। आज हम बात करेंगे उस हार्ट के फेलियर होने के कारण की, जिसके अंदर आपका लाइफ स्टाइल, जिसमें आपकी डिजीज़ की कुछ ऐसी बीमारियाँ, जनित बीमारियाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग किडनी के रोग से पीड़ित हैं, कुछ लोग किसी और रोग से पीड़ित हैं, तो ऐसी कुछ बीमारियों के विषय में बात करेंगे जिनके कारण से हृदयघात की समस्या होती है। आज हम बात करेंगे जेनेटिक वैल्यूज़ की, कि किस प्रकार से जेनेटिकली ये रोग ट्रांसफ़र होता है, क्या उसका आपके शरीर के ऊपर कोई इफेक्ट है कि नहीं है। आज हम बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस की, किस किस प्रकार की डायग्नोसिस हैं जो आप एक साधारण रूप से करा के अपने हार्ट की स्थिति को जान सकते हैं। और आज हम बात करेंगे उन डायग्नोसिस की भी जो बहुत ही एडवांस हैं, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हार्ट अटैक होने की स्थिति के अंदर कौन कौन से ऐसी डायग्नोसिस हैं जिनके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी आर्टरी ब्लॉक है और कितनी कितनी आर्टरी ब्लॉक हैं। आज हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन की और इसके मैनेजमेंट की, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस रोग से बच सकते हैं और इस रोग को होने के बाद इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसके मैनेजमेंट की भी आज हम बात करेंगे। और इस रोग के दौरान होने वाली जटिलताओं के विषय में भी आज कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे। तो आप सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम में। आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हार्ट से संबंधित रोग से पीड़ित हैं, वो हमें हमारे दिए गए नंबर पे, जो स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉल करके अपनी समस्या के विषय में पूछ सकते हैं। और हार्ट से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए आप चाहें तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है।
तो हम बात कर रहे थे साइन एंड सिम्टम की, हार्ट अटैक में साइन एंड सिम्टम की। कुछ लोगों की दिनचर्या ऐसी होती है कि उनको एंजाइना पेन रहता है, वो थकावट की बहुत ज़्यादा स्थिति में रहते हैं और उनका मैक्सिमम काम कुर्सी पे बैठने का होता है या फिर स्कूटर पे चलने का होता है, बाइक पे या गाड़ी में चलने का होता है। और धीरे धीरे वो देखते हैं कि उनका ओवरवेट होता जा रहा है और धीरे धीरे करके वो वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो उनके शरीर के अंदर वसा है, वो वसा उनके रक्त के अंदर जब मिक्स होती है तो अल्टीमेटली वो उनकी धमनियों को ब्लॉक कर देती है। जब धमनियों को ब्लॉक करती है तो हार्ट को पूरी तरीके से पंप ब्लड को नहीं कर पाता, तो हार्ट धीरे धीरे करके वीक होना शुरू हो जाता है और उसकी मांसपेशियां जैसे से कमज़ोर होती हैं तो उसमें एक स्थिति आती है। उसी स्थिति को हम हार्ट फेलियर या मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे मायोकार्डियल जो भी हमारे वाल्व्स हैं वो उनके अंदर वो अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसका पता एंजाइना पेन के द्वारा लगता है, आपके चलने के अंदर सांस अगर आपकी चढ़ रही है उसके द्वारा लगता है। अगर आप प्रतिदिन वॉक करते हैं और आपको लगता है कि आपको वॉक करने के दौरान आपके कंधे या सर के अंदर दर्द है, तो आप ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट वीक है। कंधे में दर्द कुछ लोग सर्वाइकल से ले जाते हैं, लेकिन कई बार सर्वाइकल की वजह से नहीं होता, वो कंधे का दर्द किसी और कारण से होता है। तो अगर इस तरह के लोग, अगर कोई जो भी सुन रहे हैं वो इस चीज़ से पीड़ित हैं, तो उस चीज़ को ध्यान दें। अगर कंधे के आसपास में बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो ये एंजाइना पेन हो सकता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के डायग्नोसिस हैं, उनके विषय में हम इस कार्यक्रम के दौरान बात करेंगे। हमने बात की थी इसके होने वाले कारण की, तो कारण के अंदर हमने एक कारण बताया लाइफस्टाइल, जिस लाइफस्टाइल की मैं बात कर रहा था अभी को अपने पिछले वक्तव्य में। उस लाइफस्टाइल के अंदर ही आता है कि रात को बहुत देर तक सोना और सवेरे बहुत देर तक नहीं उठना, ये दोनों ही इसके लिए एक बहुत ही मुख्य कारक हैं। एक्सरसाइज का ना करना, जो हल्की एक्सरसाइजेज हैं, लाइट एक्सरसाइजेज हैं, जो उनका नहीं करना, ये भी इसके लिए एक मुख्य कारक है, जिसके द्वारा आप देखते हैं कि लोग धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा वज़न के अंदर तो बढ़ोतरी करते ही हैं, लेकिन जिस प्रकार से अगर आप अपने बाजू की एक्सरसाइज ना करें तो वो धीरे धीरे करके वीक हो जाती है। नॉर्मल एक एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति से आप कम वजन उठा पाते हैं, उसी प्रकार से अगर आपका हार्ट की भी प्रॉपर एक्सरसाइज ना हो, यानी कि जैसे आप जो वॉकिंग करते हैं, इसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, अगर ये नहीं हो तो धीरे धीरे करके हार्ट भी अपना काम करने में असमर्थ हो जाता है। एक कॉलर जुड़े हैं, कॉलर से बात करते हैं, बाकी मैं आपको इसके विषय में आगे फिर बताता हूँ। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। सर मैं रोहित बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। हाँ बताइए सर। मेरी मदर को हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है सर। हार्ट की प्रॉब्लम है? हाँ, उनकी ना हार्ट बीट अचानक से बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। आपने कोई मदर आपकी किसी बीमारी से भी पीड़ित है क्या? नहीं, और तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, बस हार्ट की यही प्रॉब्लम है क्योंकि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। आपने इससे पहले कहीं चेक कराया है? हाँ, एक डॉक्टर है, उनसे ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि कोई पेसमेकर मशीन होती है वो लगेगी। ओहो, इसका मतलब ये हो गया कि उनके हार्ट तक इलेक्ट्रिकल कमांड प्रॉपर नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से उनकी हार्ट बीट मिस करती है। ओके, तो देखिए इसके लिए आप निश्चिंत होकर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। हार्ट की समस्या ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए आपको पेसमेकर लगाना पड़े। हार्ट की समस्या आप नॉर्मल व्यायाम और प्राणायाम से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अंदर की जो भी आर्टरी ब्लॉक हैं वो आप मेरे यहाँ पर जो दवा मिलती है उसके द्वारा उनको ओपन करने के उनका प्रयत्न किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको इन नेचुरल कुछ भी लगवाने की आवश्यकता नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी मदर की जो भी रिपोर्ट्स हैं, आपने एंजियोग्राफी करा ली उनकी? हाँ जी सर, कराइए। बिल्कुल। तो आप कहाँ बताया आपने, कहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है? एम्स से? हाँ जी सर, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली। एम्स दिल्ली से चल रहा है आपका? तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, उनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सभी की सभी रिपोर्ट्स आप लेकर मेरे क्लिनिक पे आ जाइए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस स्क्रीन पे नंबर ले लीजिए और जितनी जल्दी हो सके अपने समय को बर्बाद ना करते हुए तुरंत मुझसे मिलने का प्रयत्न करें। इस कार्यक्रम को पूरा देखें, इसके दौरान आपको अपनी माताजी से संबंधित काफ़ी चीज़ों के विषय में जानकारी भी मिलेगी। बिल्कुल। तो थैंक यू। ये एक हमारे साथ दर्शक जुड़े थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी माताजी को हार्ट से संबंधित दिक्कत है और डॉक्टर उनको पेसमेकर लगाने की बात करें। पेसमेकर, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर एक इलेक्ट्रिकल कमांड है जो बीच में मिस हो जाती है, जिसके कारण से हार्ट बीट मिस हो जाती है। वो हार्ट बीट मिस ना हो तो उसकी जगह पर उसको इलेक्ट्रिकल कमांड देने के लिए पेसमेकर जैसा यंत्र लगाना पड़ता है। इतना काम एक स्टिमुलेटर भी कर सकता है, जिसकी कीमत 1 से 2 हज़ार रुपये आती है। स्टिमुलेट कंटिन्यू करने से भी आर्टेरियल फाइब्रिलेशन का प्रोसेस को ठीक किया जा सकता है। ये एक्यूप्रेशर की एक विद्या है। इसी के साथ ही आयुर्वेदिक के अंदर जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, उस मेडिसिन के द्वारा नियमित रूप से उसका सेवन करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो भी पेशेंट हैं उनकी आर्टरीज ओपन हो जाती हैं। ऐसे हमारे बहुत से केसेस हैं
जिसमें ट्रिपल वेस्केटमी के केसेस, जिनके अंदर ट्रिपल आर्टरी डिजीज़ थी, जिनके तीनों की तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी, और उनका जब ट्रीटमेंट किया गया तो कुछ समय बाद देखा गया कि दोबारा एंजियोग्राफी कराई या उसके और जो टेस्ट हैं वो कराए तो पता चला कि ये तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इसके लिए एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है, और उसकी जगह आजकल हार्ट थेलियम भी एक टेस्ट आ रहा है, जिसके द्वारा हम न्यूक्लियर मेडिसिन के द्वारा जान सकते हैं कि इंटरनल, जो एंजियोग्राफी के द्वारा नहीं जान सकते, वो हार्ट थेलियम के द्वारा जान सकते हैं कि इंटरनल और कौन कौन सी आर्टरी है जो ब्लॉक है, या दवा लेने के उपरांत कौन कौन सी ऐसी आर्टरी है जो हमारी और खुल चुकी है, उसको हार्ट थेलियम के द्वारा जान सकते हैं। हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपका खान पान, आपका रहन सहन आपके हृदय से संबंधित रोगों में तकलीफ आपको दे सकता है। आपको उसको बहुत ही एक नियमित वे में करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टेड वे में अपनी लाइफ को करना पड़ेगा अगर आप हार्ट से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा जो लोग सुबह देरी तक सोते रहते हैं या फिर रात को बहुत देरी से सोते हैं। एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं फिर। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं राधेश्याम बोल रहा हूँ अजमेर से। हाँ जी राधेश्याम जी, बताइए कैसे। मेरे को एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले हार्ट में थोड़ा सा पेन हुआ था, दर्द हुआ था, और मैंने जब चेकअप करवाया तो मेरा वॉल्व ब्लॉक बताया। हार्ट में पेन हुआ आपने बताया? हाँ जी। और जब आपने चेक, पेन हुआ मेरे को तो पता भी नहीं था, तो चेकअप करवाया तो उन्होंने कुछ वॉल्व के अंदर बताया कि वो मेरे को थोड़ा एलोपैथी में ऐसे ही है। आपकी सांस चढ़ती है क्या? हाँ सर, सांस चल रही है, अगर थोड़ा सा भी मैं चल लूँ पैदल तो। ये कब से दिक्कत है आपको? ये सर 2-3 महीने पहले ही पता लगा मेरे को, ठीक है, लेकिन चेकअप अभी करवाया है। ठीक है, इसके लिए अभी आप कोई मेडिसिन वगैरह भी ले रहे हैं क्या, एलोपैथी या कोई और? नहीं, अभी तक तो मैंने स्टार्ट नहीं करी मेडिसिन, यही राय देना चाह रहा था मैं आपसे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा, क्योंकि एक ऐसा विषय नहीं है कि मैं आपको फ़ोन के ऊपर इसके विषय में कुछ जानकारी दूँ, लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आप एक काम कीजिए, आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आप वो रिपोर्ट्स लेके मेरे क्लिनिक पे आ जाइए। पता लेने के लिए आपके नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, और तब तक के लिए आपको क्या करना है वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आप एक तो तेल और तला हुआ बिल्कुल बंद कर दें, जितना हो सके ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ा सा साधारण कदमों से थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करें। अगर आपकी सांस नहीं चढ़ती है तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, और जितना हो सके अपने अपने टेम्परामेंट को भी कूल रखें। बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करते आप अपने? नहीं, कभी-कभी तो हो जाता है। नहीं, कभी कभी भी नहीं करना है। जब तक हार्ट की समस्या तब तक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको तकलीफ हो सकती है। गुस्सा आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और वो हार्ट को अपना काम करने में एक अवरोध पैदा कर सकता है। तो आपने ये नहीं करना है। आपने खाने में, भोजन में हल्का भोजन लेना है, और जितनी जल्दी हो सके स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके आपने मेरे पास आके मिलना है, जिससे आपकी अंदर की जो समस्याएं हैं उनको मैं दवा के द्वारा ठीक कर सकूं। ये आयुर्वेदिक की दवाई है, इनके द्वारा आपकी समस्या का पूर्ण समाधान करने की चेष्टा की जाएगी। ठीक है, किसी प्रकार की ऑपरेशन या जो सर्जरी की अगर आप बात कोई कर रहा है तो उससे आप बिल्कुल बचने की कोशिश करें। उसके इतनी जल्दबाजी ना करें कि ऐसा ना हो कि कोई और इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो जाए। ये एक पेशेंट थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनको वाल्व की प्रॉब्लम है, वाल्व के अंदर दिक्कत, डॉक्टर ने उनका डायग्नोस किया है और उसके लिए ऑपरेशन बता रहे हैं। ऑपरेशन देखिए ज़्यादा सक्सेस नहीं है, ठीक है, ऑपरेशन एक अपने आप में एक समाधान है, किंतु ऑपरेशन के बिना भी समाधान हो सकते हैं। हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की, हमने बात करी कुछ बीमारियों की। लाइफस्टाइल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके आप अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बीमारियों की, किन किन बीमारियों के दौरान या किन किन बीमारियों के समय में आपको हार्ट की जैसी समस्या हो सकती है। वैसे तो हार्ट एक सबसे नाजुक अंग है, और ये एक ऐसा अंग है जिसको 24 आवर काम करना पड़ता है। इसका कोई छुट्टी नहीं, कोई रेस्ट नहीं, कोई संडे मंडे नहीं है इसके लिए इसको 24 आवर्स आपके शरीर के अंदर वर्क करना पड़ता है। जब आप सो रहे होते हैं तो भी ये काम कर रहा होता है, तो इसका केयर भी हमें उसी हिसाब से करना चाहिए। हम लोग इसकी अनदेखी करते हैं, और इसकी अनदेखी ही हमारे लिए एक बड़ी गंभीर समस्या पैदा करती है। बात करते बीमारी की, किडनी की प्रॉब्लम। जैसे कुछ ऐसे पेशेंट हैं, मरीज़ हैं जिनको किडनी की समस्या है और उसके कारण उनका नियमित रूप से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ऐसे रोगी जो हैं वो मान के चलें कि उनको हार्ट की समस्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उसी में कुछ ऐसे रोगी हैं जो डिप्रेशन के हैं, जिनका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और बहुत ज़्यादा नींद की दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनको भी हार्ट की समस्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे रोगी जो बहुत ज़्यादा नमक, मिर्च, मसालों का प्रयोग करते हैं या वसायुक्त भोजन का प्रयोग करते हैं, उनको भी हार्ट से संबंधित समस्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। वसायुक्त भोजन से आपकी शरीर के अंदर लिपिड प्रोफाइल बढ़ता है, जो आपके खून को गाढ़ा करता है, जिसको पतला करने के लिए फिर बाद में डॉक्टर आपको एस्पिरिन लिख के देता है और आप एस्पिरिन भी खाते रहते हैं। अल्टीमेटली वो वसायुक्त जो भोजन है, वसा जो आपके शरीर के अंदर डिपॉजिट है,
वो वसा आपके शरीर से निकल नहीं पाती है और धीरे धीरे करके जब आपके रक्त में मिक्स होती रहती है तो वो खून को इतना गाढ़ा करती है कि हार्ट को उसको पंप करने में तकलीफ हो जाती है और ब्लड में इतनी चिकनाई होती है कि हार्ट के वाल्व उसको रोक ही नहीं पाते हैं, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कमी हो जाती है और इस तरह की स्थिति जो है वो हार्ट अटैक से संबंधित स्थिति बन जाती है। इसी विषय में हमने बात करी जेनेटिक डिसऑर्डर की। कुछ लोग कहते हैं कि जेनेटिकली भी ये रोग होता है कि पिताजी को था तो मुझे भी होगा या दादाजी को था तो उनको भी होगा। तो देखिए, ये एक कहावत है, इसको हम सत्य नहीं मान सकते कि जेनेटिकली ऐसा होता है। जेनेटिकली आपके अंगों का परिवर्तन हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर मांसपेशियां या आपके शरीर में विशेष प्रकार के कुछ केमिकल जो आपके पिताजी के भी शरीर के अंदर बनते थे या दादाजी के, तो वो हो सकते हैं। तो इस तरह की समस्या तो हो सकती है, किंतु ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जेनेटिकली जिन लोगों के पिताजी को या दादाजी को अगर हार्ट अटैक हुआ या ऐसी समस्या हुई तो उनको भी होगी। तो हार्ट एक ऐसी समस्या जो किसी को भी हो सकती है, इसके लिए हमें ये नहीं सोचना है कि ये जेनेटिक होती है। लोग कहते हैं इस बात को, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। हम बात कर रहे हैं इसकी डायग्नोसिस की कि अगर इस तरह की समस्या हो जाए तो आपको डायग्नोसिस इसका किस प्रकार से करना है। डायग्नोसिस में इसकी जो बेसिक जो डायग्नोसिस है वो है ईसीजी। ईसीजी कराने से आपको पता चल सकता है कि क्या कभी आपको इस तरह की समस्या आई या तकलीफ कभी हुई या नहीं हुई, कि कभी आपको एंजाइना पेन हुआ, आपको गैस्ट्रिक का पेन हुआ। तो ईसीजी के द्वारा आप माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इकोकार्डियोग्राम में आपको पता चलेगा कि इंटरनल अगर कभी ऐसी दिक्कत हुई होगी। तो दूसरा इसका डायग्नोसिस था इको कलर डॉपलर। कलर डॉपलर के द्वारा आप पता लगा सकते हैं। मैं बताता हूं आपको, एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। हाँ बताइए। सर मेरे को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा भी चलता हूँ तो बहुत ज्यादा सांस फूलने लगती है। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। अलीगढ़ से बोल रहे हैं, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आप थोड़ा चलने की प्रयत्न करते हैं? सर चलता तो बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा भी चलता हूँ, 5-10 मिनट चल लेता हूँ, लेकिन फिर भी सांस बहुत फूल जाती है। ओके, अच्छा। नहीं, आप एक काम करें। हाँ जी। आप अपना ओवरवेट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा वजन तो नहीं है आपका? सर ज़्यादा वजन नहीं है। ज़्यादा वजन नहीं है। कितनी उम्र कितनी है आपकी? सर मेरी उम्र 20 to 21 की 20-22 साल की उम्र है। जी। ठीक है, तो उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं है भैया। देखो, अपने खाने पीने का आप ध्यान रखो, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये हार्ट का एक सिम्टम हो सकता है। अच्छा सर। जिस तरह आपने बताया आपकी सांस चढ़ती है, तो सांस चढ़ने का मतलब सीधा सीधा हार्ट से। इसके अंदर दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको चलने की प्रैक्टिस ही ना हो, धीरे धीरे आप चलें, तो धीरे धीरे चलते चलते आपकी वो प्रैक्टिस बने, तो आप मुझे लगता है कि शायद इस समस्या से निजात पा जाए। पर इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना है। आपने इसको ऐसा नहीं कि आप इसको ये सोचें कि ये तो हम इग्नोर कर देते हैं कि ये तो कह दिया है तो शायद वही होगी। हो सकता है कि अंदर कोई दिक्कत हो, तो इसके लिए आप इको कलर डॉपलर एक करा लें। सर क्या कराना है? इको कलर डॉपलर। उससे आपको पता चलेगा कि हार्ट का अगर कोई फंक्शन कम होगा तो फिर उस हिसाब से अगर एंजियोग्राफी कोई करानी होगी तो करा लेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं है, पर फिर भी ऐसा है कि किसी भी चीज़ को आंखें मूंदना नहीं चाहिए किसी चीज़ के विषय में। ठीक है? तो अब आप ये करा लीजिए। और अगर आप मेरे पास मिलना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, देख रहे हैं नंबर आप? हाँ ठीक है, इस पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लेना। जब भी आप आना चाहें तो आप आ जाइएगा। आपकी जो डायग्नोसिस अगर आपको लगता है तो फिर मैं यहीं पर ही करा दूंगा, नहीं तो वैसे तो आप कोशिश करिए कि आप पैदल घूमिए। पैदल आप घूमेंगे, उससे मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। बाकी घरेलू के अंदर आप एक अर्जुन छाल का चूर्ण तो कंटिन्यू नियम से लें, और आंवले के रस का प्रयोग नियमित करें। आंवले का रस हमारी कंपनी का भी आता है, रंगनाथ का भी। हाँ, वो प्योर होता है, उसको आप अपना ले सकते हैं। ठीक है। और अर्जुन छाल का चूर्ण भी हमारी कंपनी रंगनाथ हेयरशाला का आता है, वो भी आप ले सकते हैं। ओके सर, तो ये ऑर्डर कर सकते हैं? ऑर्डर भी कर सकते हैं, और आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं। आप देख लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। थैंक यू। ठीक है, इसको मंगवा के आप नियमित सेवन कीजिए, इससे आपकी प्रॉब्लम का समाधान होगा। हार्ट की प्रॉब्लम पेशेंट बड़े छोटी उम्र के अंदर 22 साल की उम्र में एक हार्ट जैसी समस्या से का सामना करना पड़ रहा है। अब वो हार्ट की समस्या है या वो लाइफ स्टाइल है, शायद ये हम घूम के उसी बात पे आ रहे हैं कि चलना फिरना नहीं हो पाता उतना। खैर, उसको चल फिर के देखा जा सकता है। हो सकता है कि चलने से उस समस्या का समाधान हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इसको लंबे समय तक थोड़ा सा दवा का सेवन करना पड़े मरीज को। तो दोनों चीज़ें हैं, वो डायग्नोसिस का विषय है। वो जैसे जैसे डायग्नोसिस होगी उस तरीके से उनका पता चल जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में मैंने बताया कि इको कलर डॉपलर और इकोकार्डियोग्राम, इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। साधारण मरीज जब भी अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो वो लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक कराएं। अगर उनके खून के अंदर गाढ़ापन है तो कहीं ना कहीं पर वो लैक्टिक एसिड जब आपकी आर्टरी में डिपॉजिट होगा तो
वो आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। तो ब्लॉक करने के लिए पहले वसा का होना जरूरी है। तो लिपिड प्रोफाइल के द्वारा आपको उसके अंदर ट्रिग्लिसराइड की मात्रा का पता चलेगा कि कितना लो डेंसिटी लिपो प्रोफाइल आपकी ब्लड के अंदर है और कितने ट्रिग्लिसराइड्स हैं, जिनके द्वारा हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें खान पान और रहन सहन के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन करना है। उस परिवर्तन के द्वारा हम इस जैसी समस्याओं को पैदा होने से ही रोक सकते हैं, जैसे कि आर्टरी ब्लॉक हो गई है, इस तरह की समस्या। दूसरा, एक पेशेंट जिनसे पहले फ़ोन कर रहे थे, वो पेसमेकर की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिकल कमांड, तो इलेक्ट्रिकल कमांड के लिए स्टिम्युलेटर आता है। वो अगर जो भी मरीज इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनकी ईसीजी नॉर्मल नहीं आती, वो चाहें तो वो मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। यहाँ उनको उसको प्रोसीजर उसका समझा दिया जाएगा। ये आयुर्वेदिक एक तरीका है हार्ट की स्थिति को ठीक करने के लिए, और धीरे धीरे करके अगर वो करेंगे तो उनकी हार्ट की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। आज के एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम हार्ट की समस्याओं का समाधान अपने घरेलू तरीकों से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम हार्ट की समस्याओं को धीरे धीरे करके डायग्नोसिस कर सकते हैं और उनका अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन की वजह से करने के कारण उनको दूर अपने शरीर से रख सकते हैं, या जिनको इस तरह की समस्या हो गई है वो भी अपने लाइफ स्टाइल के अंदर परिवर्तन करके उसको अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। इसके विषय में हमने बात करी। आज डायग्नोसिस के विषय में हमने बात करी, आज हमने अपने लाइफस्टाइल के विषय में बात करी। अब हम बात करते हैं रिसर्चेस के विषय में कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी रिसर्चेस हुई हैं जिनके द्वारा हम लोग इस तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं। आयुर्वेद में सर्पगंधा नाम का एक चूर्ण आता है, जिसका नियमित सेवन करने से हार्ट के कारण जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उस ब्लड प्रेशर को वो मेंटेन करता है। आयुर्वेद में लहसुन का अर्क आता है, उस लहसुन के अंदर एस्पिरिन होता है, उसको नियमित इस्तेमाल कर हम अपने ब्लड को कुछ समय तक पतला कर सकते हैं। लहसुन का अर्क नॉर्मल मार्केट के अंदर शायद उपलब्ध है या नहीं है, किंतु लहसुन के अर्क का फायदा यह है कि उसके अंदर जो एस्पिरिन होती है वो आपके खून को इन नेचुरल थोड़ी दिन के लिए पतला करती है। तो जब तक आपकी दवाइयाँ चल रही हैं और जब तक आपके अंदर की आर्टरीज प्रॉपर तरीके से नहीं खुल रही, तब तक आप उसको लहसुन के अर्क को साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपको धीरे धीरे करके एस्पिरिन नहीं लेना पड़ेगा, तो लीवर के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो एलोपैथिक एस्पिरिन होता है उसका लीवर पे बहुत साइड इफेक्ट होता है, और वो जब आपके आईएनआर को कम करता है, कोएगुलेशन प्रोसेस को कम करता है, तो उस कंडीशन के अंदर थक्का बनने की स्थिति कई बार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और खून पतला होकर बहने लगता है, प्लेटलेट काउंट भी गिर सकता है। एस्पिरिन लेने के कारण लीवर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आयुर्वेदिक रिसर्चेस की हम लोग बात कर रहे थे। आयुर्वेद के अंदर हमारे शास्त्रों में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख है। आज हमारे शास्त्रों में उसको उत्सर्जन करने के लिए ऑक्सीजन का वाहक बताया गया है। तो इसके अंदर वायु और कफ दोष दूषित होते हैं। एक पेशेंट हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और उसके बाद में फिर मैं आपको आयुर्वेद के द्वारा इसका मत बताता हूँ। हेलो। हेलो। यस। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं अंजलि बात कर रही हूँ पानीपत से। हाँ जी, बताइए। डॉक्टर साहब, मुझे अपने फादर के बारे में पूछना था। एक्चुअली मेरे फादर की एज 45 इयर्स है एंड उनको माइनर अटैक आया है। तो डॉक्टर्स ने तो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं उसके लिए, तो पर मुझे हमारे घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए, तो आप कुछ बताएं उसका। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आपने जैसे बताया कि आपके फादर साहब को माइनर हार्ट अटैक है, तो प्रोबेबली उसका रीज़न ये है कि जो वो हार्ट अटैक है उनके लिपिड्स बड़े होंगे, या फिर उनका इकोकार्डियोग्राफी आपने कराई, उसके अंदर अगर आया एंजाइना, पेन हुआ, उनको दर्द हुआ? पेन होता है। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप जितनी जल्दी हो सके उनको आप मेरे क्लिनिक पे लेके आइए। ओके। क्योंकि आप उनको लेके आती हैं तो लेके आने के बाद में मैं उनका और डायग्नोसिस कंप्लीट करके यहाँ से उनका ट्रीटमेंट शुरू करा देता हूँ। ओके सर। क्योंकि ये कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उनके साथ में एक गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है सर, मैं अपॉइंटमेंट लेकर फिर मैं अपने फादर को आपके क्लिनिक में ले। हाँ, मतलब बेसिक क्या है कि ये इतना छोटा रोग नहीं है कि इसके लिए मैं आपको टेलीफोन के ऊपर कोई सलाह दे दूं कि आप ये खा लो, ऐसा कर लो, क्योंकि एक गंभीर समस्या है और इसके साथ में इंसान की ज़िंदगी जुड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि एक वैद्य निरीक्षण के अंदर अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है सर, ये फादर को दिल्ली लेकर आना है? हाँ बिल्कुल, क्लिनिक के जो नंबर हैं वो आपके चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप पढ़ रही होंगे उसको, आप उसके ऊपर अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में अपने फादर साहब को आप लेके आइए और जितनी जल्दी हो सके उनका आप ट्रीटमेंट शुरू कराइए, ठीक है सर। क्योंकि इसके अंदर डिले बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है आपके लिए। हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या होती आ रही है। हम बात कर रहे थे आयुर्वेदिक रिसर्चेस की कि आयुर्वेद ने इसमें क्या क्या रिसर्चेस करी है। आयुर्वेद में हमने जो निकाला है, लहसुन का अर्क निकाला है, उस अर्क के द्वारा एस्पिरिन की जगह उस अर्क ने ली है। उस अर्क के द्वारा हम एक नेचुरल एस्पिरिन लहसुन के द्वारा प्राप्त किया हुआ
एक अपने पेशेंट्स को देते हैं, जिससे कि वो अपने खून को नेचुरली पतला कर सकें, बजाय इन नेचुरल एस्पिरिन लेने के, जो कि लीवर पे साइड इफेक्ट करती है। उसके अलावा सर्वगंधा चूर्ण है, जिसके नियमित सेवन से जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। और आर्टरी को खोलने के लिए, जो आर्टरियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, उन आर्टरी को खोलने के लिए हमारे यहाँ पर मेडिसिन है। उस मेडिसिन का अगर काढ़ा नियमित सेवन करेंगे, धीरे धीरे करके आर्टरीज बिल्कुल खुल जाती हैं। ऐसा हमने सैकड़ों लोगों पे अनुभव किया है। ये बड़ा ही एक अनुभूत योग है जो हम आपको बता रहे हैं, जिस दवा की हम बात कर रहे हैं। ऐसा हमने सैकड़ों मरीजों पे इस्तेमाल किया है इसको। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसका ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई ऐसे व्यक्ति है जो हार्ट से संबंधित समस्या से जूझ रहा है और वो अपना ऑपरेशन या फिर वो कहीं एंजियोग्राफी और इन सब चक्करों में पड़ रहा है, तो उसको आप बोलें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमसे मिलकर हमारी दवा का सेवन शुरू करें, जिससे कि ये समस्या उसकी परमानेंटली समाधान हो सके। तो इसी बात के साथ आप सब लोगों से इजाज़त चाह रहा हूँ और इसके साथ ही छोड़ के जा रहा हूँ आपको कुछ ऐसे मरीजों के साथ जिनका हमने ट्रीटमेंट किया और वो ट्रीटमेंट कराने के बाद में पूर्णतः स्वस्थ हैं। जाने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन, मेरे द्वारा दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन फिर दोबारा है। आप चाहें तो अर्जुन की छाल का चूर्ण नियमित रूप से काढ़े के द्वारा बनाकर या अर्जुन की छाल की चाय का आप नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़ा ही अनुभविक योग है, स्वस्थ आदमियों के हार्ट की रक्षा करता है, बीमार की नहीं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि स्वस्थ जो आदमी है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि अगर आप बीमार हैं, अगर हार्ट की समस्या है तो आप अर्जुन की छाल लेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, उससे नहीं पड़ेगा। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आप इसको करिए। और अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है। और अगर आप दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं और आप आने में असमर्थ हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप अपनी ईमेल के द्वारा रिपोर्ट्स भेजकर भी मुझसे बात कर सकते हैं या ईमेल के द्वारा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के लिए, प्रोसीजर पूछने के लिए आप हमारे लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। ये मैंने आपको आज जानकारी दी हार्ट के विषय में। आपके अगर आस पड़ोस में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हार्ट से संबंधित समस्या से जूझ रहा है तो आप जितनी जल्दी हो सकता है आप उनको बोलिए कि वो हमारे से आके मिले, जिससे कि उनकी समस्या का परमानेंट समाधान किया जा सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा क्योंकि घड़ी ने इशारा कर रखा है। बिल्कुल अब आप लोगों से इजाज़त लेने का इच्छा तो नहीं है, किंतु लेना पड़ेगा, ये तो समय का तकाजा है। तो कल आप सब लोगों के सम्मुख इसी समय फिर प्रस्तुत होऊंगा एक नए विषय के साथ, जिसके अंदर आप लोगों की समस्या के समाधान किस प्रकार से घरेलू जड़ी बूटियों के द्वारा किया जाए, किस प्रकार से आपके आसपास के वातावरण से आपको स्वच्छ करके आप लोगों को बीमारियों से बचाया जाए, और किस प्रकार के आपके आसपास के वातावरण में पैदा होने वाली चीज़ों के द्वारा आपकी समस्या का समाधान किया जाए। इन विषयों में एक बार फिर से बात करेंगे नई चर्चा के विषय के साथ। अगर मेरे दर्शक ये चाहते हैं कि मैं उनको किसी विशेष प्रकार का किसी विशेष बीमारी पर कोई एपिसोड दूं, तो वो चाहें तो मेरे को ईमेल या मैसेज कर सकते हैं। उस मैसेज के अनुसार मैं उस पर जितनी जल्दी हो सकेगा उस बीमारी के विषय में आपको दोबारा अवगत कराने की चेष्टा या प्रयत्न करूंगा। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सब लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल इसी समय फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार जैन है। कहाँ से आए आप? मैं पांच विहार और पार्पल सोसाइटी से आया। जी, क्या परेशानी थी सर आपको? मेरे को हार्ट अटैक हुआ था जी। करीब 8-10 महीने पहले। जी। तो उसके बाद में मेरा ट्रीटमेंट मैक्स हॉस्पिटल में चला था, तो उससे मेरा वो तो ठीक हो गया जी। लेकिन जो मेरे हाथ पे ऐसा लगता था जैसे कि थोड़ा सा हैवीनेस है या वजन सा है, या जैसे कोई कपड़ा मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो अनईजीनेस फील होती थी। और कभी कभी मेरे यहाँ टेंशन अच्छी आ जाती थी नसों में। जी। तो मैंने एक दिन ये डॉक्टर भारद्वाज का इंटरव्यू देखा विंध्या चैनल के ऊपर। हाँ जी। तो उसमें उन्होंने बताया तो नहीं था, खैर उसमें लिखा हुआ आ रहा था नीचे कि कैंसर का ट्रीटमेंट, डायलिसिस और किडनी का और ऐसे हार्ट ब्लॉकेज के बारे में आया। जी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं डॉक्टर भारद्वाज से अपना ट्रीटमेंट लेके देखता हूँ, किससे इन चीज़ों की ये चीज़ें जो मेरे अंदर परेशान कर रही हैं वो दूर होती हैं नहीं होती हैं। तो मैं 2 महीने से इनका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो 2 महीने से पहले मुझे थोड़ा सा काफ़ी फर्क है, और वो जो मेरी टेंशन रहती थी वो भी ख़त्म हो गई है, बॉडी में स्टफनेस रहती थी वो भी ख़त्म हो गई है, और थोड़ा सा मैं ईजी फील कर रहा हूँ और पहले से काफ़ी बेटर है। लेकिन डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार उनका ये है कि जो एलोपैथी मेडिसिन है वो अभी थोड़ी दिन तक चलेंगी और साथ साथ कंटिन्यू रहेंगी। जब आप थोड़े से और ठीक हो जाएंगे और आपका हार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद एलोपैथी मेडिसिन को भी हम हटा देंगे, फिर आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा ट्रीटमेंट कोई ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा आपके लिए, 3 महीने से 6 महीने तक चलेगा। 6 महीने के अंदर आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो मैं काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मयंक डोभाल है। और पिताजी का? मैं ऋषिकेश से आया हूँ। मेरे फादर का नाम है मिस्टर वीके डोभाल, विनोद कुमार डोभाल, और वो एक बीएमएस डॉक्टर है। और उनको लगभग 1.5 साल से लीवर सिरोसिस के पेशेंट रहे हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन आती थी आपके पिताजी को जब वो सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ था? स्टार्टिंग में उन्हें चेहरा काफ़ी काला पड़ गया था, चेहरे पे काफ़ी दाने आ गए थे, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई थी। अच्छा। और उल्टी वगैरह भी आई थी कभी? नहीं, वॉशरूम में जब जाते थे तो ब्लड आता था, यानी कि मलिना, यानी कि उनको मोशन ब्लैक कलर का आना, जो ब्लैक आ रहा था। तो वो उनका अंदर से वेरेसिस रप्चर होते होंगे, तो उस वक्त में उनको खून की, हाँ जी, खून निकलता था टॉयलेट के थ्रू। उनकी 3 या 4 बार बाइंडिंग हो चुकी है। अच्छा, ईवीएल बाइंडिंग एंडोस्कोपी से कराई है आपने? कहाँ कराई आपने ईवीएल बाइंडिंग? ये फर्स्ट हमने ऋषिकेश में ही कराई थी। अच्छा, क्या नाम, कहाँ से कराई थी? ये डॉक्टर सक्सेना है। अच्छा, उनसे कराई आपने? तो उनसे कराई थी। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर हमने अपोलो हॉस्पिटल में भी दिखाया। अपोलो कहाँ पे, कौन से अपोलो? दिल्ली अपोलो में। अच्छा, दिल्ली अपोलो में आपने दिखाया? दिल्ली अपोलो में हमने दिखाया। तो उन्होंने काफी सीधा ऑपरेशन के लिए कहा, उन्होंने कोई और वो नहीं बताया। ठीक है, सिरोसिस ऑफ लीवर है ना आपके पिताजी को? ऑफ लीवर। ठीक है। अल्कोहल लेते थे आपके पिताजी? हाँ जी, अल्कोहल लेते थे। हेपेटाइटिस वगैरह भी था उनको? हेपेटाइटिस सी के भी पेशेंट है। अच्छा, हेपेटाइटिस सी और अल्कोहल लेते थे, उनका सिरोसिस था। हाँ, तो उसके बाद अपोलो में गए आप, तो अपोलो में आपको ट्रांसप्लांट वगैरह बताया। तो हमारे पास आप इलाज कराने के लिए कब आ गए थे? फरवरी 2013 में। फरवरी 2013 में उनकी क्या कंडीशन थी जब आप हमारे आए थे? टाइम उनका चेहरा काफी ब्लैक था और काफी वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई थी। हाँ, ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते थे। और उनका टेस्ट डायग्नोसिस वगैरह आपने फरवरी 2013 में, उनका लीवर कितना खराब हो चुका था उसके लिए कुछ कराया? जो टेस्ट करवाया था उस टाइम 72 जो फाइब्रोस्कैन होता है वो 72 था। कहाँ कराया था आपने ये ILBS में करवाया था। अच्छा, ये ILBS के अंदर आपने कराया था? हाँ जी। तो ILBS में आपने टेस्ट कराया था। ILBS में आप उनका लेके गए इमरजेंसी में या जैसे मर्जी करके, तो उस वक्त में इनका लीवर इतना डैमेज हो चुका है, इनका 100% लीवर डैमेज हो चुका था, 95% के आसपास में। तो उस वक्त आपको वहाँ क्या सलाह मिली? तो सबने सलाह एक ही दी कि लीवर ट्रांसप्लांट एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप हमारे पास आ गए? हाँ जी। फिर तो हमारे पास आकर आपका इलाज चलते हुए कितना समय हो गया तकरीबन? 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। 1 साल 3 महीने। हाँ जी। तो अभी आपने कोई लेटेस्ट रिपोर्ट कराई अपने पिताजी की? लेटेस्ट रिपोर्ट कराई है 1 साल 3 महीने दवाई लेने के बाद आपकी। हाँ हाँ। उसके बाद ये सेम टेस्ट दोबारा किया है, फाइब्रोस्कैन, जो अब 34 है। राइट। ये जो टेस्ट है ये आपने कहाँ से कराया है? ये ILBS से ही कराया। अच्छा, ओके। ये भी आपने ILBS में ही आज दोबारा कराया है? हाँ जी। तो अब उनकी रिपोर्ट कम होकर हाँ जी ये हो चुकी है ऑल एंड ऑल 35.8। हाँ जी। राइट। इसका मतलब है कि तकरीबन उनका लीवर 60% रिकवर कर गया है आपके पिताजी का? हाँ जी। ठीक है। दिखाई थी आपने वहाँ पे रिपोर्ट्स प्रीवियस एंड आफ्टर? नहीं सर, फिर हमने जरूरत नहीं समझी। फिर सीधा। अब कैसा महसूस कर रहा है पिताजी आपके? अच्छा से काफी ठीक है। चलो ठीक है। उनका ट्रीटमेंट आपने कंटिन्यू करना है? हाँ। अपना नाम बता दीजिए। सुरेश चंद्र गुप्ता, जौनपुर, उलगन, जौनपुर यूपी से? यूपी से। अच्छा, किस बीमारी के लिए आप आए थे? किडनी के बीमारी के लिए। किडनी प्रॉब्लम के लिए? किडनी प्रॉब्लम। कब पता चला था आपको किडनी प्रॉब्लम का? ये हमको 1.5 साल पहले मालूम पड़ा। 1.5 साल पहले मालूम पड़ा था। तो तब आपने कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिया यहाँ आने से पहले? यहाँ आने से पहले 1-2 जगह जो है ट्रीटमेंट लिए। कहाँ पे? ये गंगाराम में लिए थे जो है। फिर उसके बाद जो है BHU बनारस में लिए। अच्छा, जब आप पहले आए थे तो आपका किडनी का प्रतिशत कितना था? 34.6 जो है मेरा था ये। ठीक है। और अब कितना हो चुका है? इस समय हो गया हमारा जो है 41.1। ठीक है।
अब आपको पहले की तरह कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम बढ़िया सर। मेरा नाम मीनू सिंह है और मैं दमोह से आई हुई हूँ। जबलपुर से, दमोह जबलपुर से, एमपी से। तो अभी आपकी किडनी का परसेंटेज फंक्शन पहले कितना था? अच्छा, मेरा पहले 18% था। अच्छा, मतलब 1 साल पहले। 1 साल पहले? हाँ। तो 1 साल हो गया आपका ट्रीटमेंट? हाँ, 1 साल हो गया सर। मेरा पिछले साल मार्च से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था। अभी फरवरी में मैंने टेस्ट कराया तो अभी मेरा 57% आया है। अच्छा, ये कब कराया आपने टेस्ट? कल ही कराया है सर। कल डेट आप बता दीजिए। 8 तारीख। 8 तारीख। हाँ, 8 फरवरी 2014 को 2014 को कराया। 8 फरवरी 2014 को कराया। तो उसमें आपका 57% आया है। आ चुका है। अब आपको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जैसे 18% में पहले हुई होगी? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आराम। अभी कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल आराम, जैसे नॉर्मल है उस टाइप से लग रहा है मुझे। नॉर्मल की तरह हो चुका आपका। ठीक है। अब पहले आपका 18% था? 18% था। अब आपका 57% था। 57%। ठीक है। आप अपना घर का जो आप जहाँ रहते हैं एमपी का, जबलपुर बताया? जी, जबलपुर में। जबलपुर एमपी। अपना नाम बताइए सर, क्या है? DR पॉल। DR पॉल। कहाँ से आए हैं? बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ से। अच्छा, किस बीमारी के बारे में आप आए थे? क्या हुआ था? मेरे को एक्चुअली पता नहीं था, मेरे को लिवर में पेन हो रहा था। तो मैंने वहाँ अपोलो में डॉक्टर D सिंह गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट उनको दिखाया। अच्छा। तो उन्होंने सब चेक करने के बाद पता चला कि मेरे को वो है नस, नॉन अल्कोहलिक स्टीआटोहेपेटाइटिस। तब फिर उनका ट्रीटमेंट किया। अच्छा। लेकिन उन्होंने बोले कि नहीं, ये इसका इलाज नहीं है, मगर हम इसको स्लो प्रोसेस में ये करेंगे। इसका फर्दर जो है नेक्स्ट कोर्स जो है इसका लिवर सिरोसिस। अच्छा, तो उसके बाद में फिर आपने कोई डायग्नोसिस वगैरह जो कराई है जी, तो उसमें आपको पता चला कि आपकी बीमारी काफी बढ़ी हुई है? हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या रहा? फिर आपका अपना कोई रिलीफ हुआ? आपने जो अपना ट्रीटमेंट एलोपैथिक के लिए उनसे कुछ? नहीं, एलोपैथी जो कर वो तो बोले कि बस ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ऐसे ही रहेगा? हाँ, ऐसे ही रहेगा। हम कोशिश करें कि इसको स्लो, जैसे प्रोग्रेस क्विक ना हो, स्लो प्रोग्रेस करेगा, लेकिन ये प्रोग्रेस करेगा। तो उसके बाद में फिर क्या रहा जब आपने ट्रीटमेंट वगैरह कराया? तो उसके बाद में आपने हमारा ट्रीटमेंट कब शुरू कराया था? हाँ, एक दिन अचानक आपका टीवी में, शक्ति टीवी था, शक्ति टीवी में आपको देखा और उस टाइम आप जस्ट आप बोल रहे थे कि इसका बारे में, आपका लिवर का बारे में। तो मेरे को मन में आया, एक चीज मेरे को लगा, जो फाइब्रोस्कैन बारे में कुछ बोल रहे थे। हाँ। तो आपका बातों में मेरे को कुछ लगा कि देखता हूँ एक बार आपको आजमा के। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आपने फाइब्रोस्कैन कराया? मैं वहाँ आप जैसे बोले कि आने से पहले फाइब्रोस्कैन कराइए, मैं फाइब्रोस्कैन कराया। फाइब्रोस्कैन करा के आपके पास आया। आपके पास आने के बाद मैंने मेडिसिन लिया। मेडिसिन आपने 1 महीने के लिए दिया। फिर बाद में मैं बात करके और 2 महीने मंगाया। अच्छा। 3 महीने खाया। 3 महीने खाने के बाद मैंने चेक कराया, फाइब्रोस्कैन किया। बिल्कुल। आप एक तो अपनी पहली वाली रिपोर्ट जो आपने जब मेरे पास ट्रीटमेंट शुरू किया था जी, तो जो उस वक्त में फाइब्रोस्कैन कराया था जी जी, वो रिपोर्ट आप कैमरे में दिखा। ये है पहले वाला ये रिपोर्ट। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम की है? ये फर्स्ट टाइम की है। ठीक है। और उसके बाद जो थी? उसको बाद ये है। ओके, मतलब ये आपकी इंप्रूव हो गया ये improve क्योंकि केवल 0.4% आपका इस हिसाब से ज्यादा रह गया जी। मेरे को लगता है कि 1 आध महीने में जैसे ये 7.4 से नीचे, 7 से नीचे जाएगा वो नॉर्मल हो जाएगा। जी, जी। तो ये उस बीमारी के विषय में हुआ जिसका ये कहा गया था कि कहीं पर कोई इलाज नहीं है। तो अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं सर, मेरे को तो, मैं तो आज छोड़ दिया था कि अगर प्रोग्रेस भी हो ठीक है, ऐसी प्रोग्रेस होगा। मेरे को नहीं लगता कि ये होगा, बैक होगा करके। लेकिन मैं ये आया था कम से कम इसको स्टॉप करने आप ही के पास आया था। अच्छा। मगर ये देखा तो ये इम्प्रूवमेंट ऐसे हो रहा है कि ये बैक साइड जा रहा है, मतलब धीरे धीरे ये नॉर्मल होते जा रहा है। तो इसीलिए विश्वास के साथ हम आपके पास दोबारा आए हैं। हाँ। कि हम ये नॉर्मल हो जाएगा। तो एक आपने उस वक्त में आपका SGOT और SGPT भी बढ़ा हुआ था? बहुत। SGPT था 58 था, OT 42 था। ये है। अच्छा, ये रिपोर्ट है उसकी? अच्छा जी, ये उसकी रिपोर्ट है जी। इसमें आपका SGOT SGPT बढ़ा हुआ है जी। ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद जब वो कम होके आया जी, तो एक बार वो रिपोर्ट और आप दिखा देंगे? ये है कम वाले रिपोर्ट।
अच्छा, ये भी आपकी? हाँ, ये इसमें नॉर्मल एजिंग हो रहा है। बिल्कुल, इसमें शायद 19 आ चुका है आपका SGOT जी, और PT आ चुका है 28। ये नॉर्मल रेंज में है। बिल्कुल। कहाँ से कराई आपने रिपोर्ट्स? ये रिपोर्ट में वही बिलासपुर में कराया। अच्छा, बिलासपुर में कहाँ से? अपना रेलवे हॉस्पिटल से। अच्छा, आप रेलवे में काम करते हैं? जी जी। अच्छा, तो रेलवे पहली रिपोर्ट आपकी सारी रेलवे में से ही मिली है? जी जी, रेलवे से ही किया, लेकिन फाइब्रोस्कैन रामकृष्ण केयर रायपुर से कराया। रायपुर से? क्योंकि हमारा वहाँ सुविधा नहीं है, तो इसलिए वहाँ से? जी जी जी। चलिए, अब आपको लगता है कि आपकी कंडीशन काफी पहले से सुधर गई है? जी जी जी। बताओ, इसका नाम क्या है? यश प्रताप सिंह। क्या उम्र है? 2.5 साल। 2.5 साल है? 1.5 साल है। 1.5 साल। तो क्या हुआ था इसको? सर, जब ये पैदा हुआ था तो उस टाइम अल्ट्रासाउंड करवाया था। उसमें डॉक्टर का कहना था कि किडनी में कुछ गांठ जैसा है। तो वो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हमने डॉक्टर ने कुछ गांठ बताया, तो हमने सोचा कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, आगे चल के दवाई करवा के सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये पैदा हुआ तो उसके बाद क्या नाम है, इसको ESI हमारे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे ESI कार्ड बनवाया हमने। और उसमें मतलब क्या नाम है, उससे पहले टेस्ट क्या नाम है, यहाँ कलावती में हमने इलाज चालू करवाया इसका। कलावती में पैदा हुआ। तो ये इलाज इसका किडनी का कहाँ कराया आपने? जी, पहले कलावती में जब ये पैदा हुआ था ना, तो वहाँ पे उन डॉक्टरों ने को जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई हमने, तो वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने DTP स्कैन के लिए लिखा हमें। और फिर उसके बाद जब हमने DTP करवाया तो उसमें राइट साइड की 77% और लेफ्ट साइड की 22% आई रिपोर्ट। तो उसके बाद उन्होंने मतलब अपना ट्रीटमेंट चालू किया, तो मतलब हम उस ट्रीटमेंट से खुश नहीं थे और इसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। तो उसके बाद हम कलावती से निकल के ESI हॉस्पिटल में आए, वहाँ पे इलाज करवाया। तो 6 महीने बाद जब दोबारा DT पे ESI वालों ने करवाया टेस्ट, तो उसमें राइट साइड की 37% और लेफ्ट साइड के नॉन फंक्शनिंग आ गई। नॉन फंक्शनिंग जी। तो जो ये यानी कि मतलब उनका जो इलाज चला उसके बाद में किडनी और खत्म हो गई? जी, और खत्म हो गई। तो ये आपकी इसकी उस वक्त हालत क्या थी जब आपने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट शुरू किया? उस टाइम 37 राइट साइड की, लेफ्ट साइड की नॉन। और वैसे क्या हालत थी? वैसे सर मतलब पूरी बॉडी फुल मतलब सूजी हुई लगती थी। और खाना खा पा रहा? जी नहीं, खाना नहीं खा पा रहा। एक बार ये रिपोर्ट जरा सीधी करके कैमरे के सामने दिखानी है। हाँ, ये रिपोर्ट आपने सीधी करके दिखानी है। ठीक है, ये तब की रिपोर्ट है जब आपकी लेफ्ट किडनी 37.7 थी और आप हमारे यहाँ आए। राइट किडनी 37.7 थी और आपने हमारे ट्रीटमेंट शुरू किया। इसका दोबारा जब आपने टेस्ट कराया, जरा वो वाली रिपोर्ट एक बार दिखा दीजिए। ये वाली? हाँ हाँ जी। तो इसके अंदर ये बढ़कर इसका फंक्शन 40.10% आ गया, जो कि बिल्कुल उनके इलाज के बाद में एलोपैथिक वालों के खत्म हो गया था। जी। तो ये आप बता रहे हो कि आपने कलावती और इधर उधर कराया इलाज। अब इसकी कंडीशन तब आपको बता रहे थे उल्टी थी इसको और दुनिया भर की दिक्कत थी, अब इसकी कैसी है? अब सर अब तो क्या नाम है, काफी ज्यादा एक्टिव हो गया। दिन भर मतलब इसको कोई थकान तो फील ही नहीं होती। जब हल्का फुल्का तबीयत जैसे बुखार और इस प्रॉब्लम में खाली बैठा, वरना सिर्फ सोते टाइम शांत रहेगा, वरना दिन भर खेलता रहेगा, एक्टिव रहेगा। खाना पीना सब ओके? हाँ जी, सब खाने लगा सब कुछ? हाँ जी, सब। अब उल्टी तो नहीं करता जैसे पहले? नहीं सर, आप पहले की तरह नहीं। सूजन? कुछ नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं। ठीक है।